This is the Amresh ji of Amresh Harsh Academy. You know, this is the crash and revision course of batch Harsh Spandan. Chapter number 4, motion in a plane. And you know, this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are. पहले तो शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट हम लोग देखेंगे. लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे, ये जानेंगे कि आज आपको क्या लर्न करना है आज पूरे दिन में. ठीक है. फिर जानेंगे कि इसी में जो टॉपिक आएगा वो है टॉपिक एंड सब टॉपिक्स. स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं, लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होती है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. क्या दो वेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है, क्या दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या. हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि ये दो तरह के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट. एक को डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. फिर जानेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है. देखो, जब न्यू ईयर आता है तो उसके न्यू ईयर में लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर ये वो वाला रिजोल्यूशन नहीं है. ये है कि एक वेक्टर का अलग अलग कंपोनेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा. मान लो ये एक वेक्टर है, इसका बेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, परपेंडिकुलर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है ये जानेंगे. ठीक है. एक आदमी एक पत्थर से किसी को मारता है और एक आदमी एक बाइक मतलब तेजी से जाने वाले बाइक से पत्थर मारता है, तो किसमें ज्यादा चोट लगेगा. तो ऑब्वियसली बाइक में जो है. क्यों? क्योंकि दोनों वेलोसिटी, पत्थर की वेलोसिटी प्लस उस आदमी की जो बाइक पे जा रहा था उसकी वेलोसिटी, दोनों ऐड हो जाते हैं. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है. मोशन इन अ प्लेन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है. ठीक है. होली में जब छत से हम लोग पानी फेंकते हैं, ठीक है, तो वाटर जो है ऐसे क्यों जाता है, सीधा सीधा क्यों नहीं चला जाता, या डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं गिर जाता, ऐसा करके डायरेक्ट ऐसे टक तक से क्यों नहीं हो जाता. सारी बातें हम लोग जानेंगे और फिर मेरे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे. क्लियर है. नाउ व्हाट आर द वेक्टर्स एंड स्केलर्स. ठीक है. स्केलर किसको कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो डायरेक्शन का उस वेक्टर पे कोई मतलब उस वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको स्केलर्स कहते हैं. वेक्टर्स किसको कहते हैं बेटा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विच ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और उस मैग्नीट्यूड पर उस डायरेक्शन का इंपैक्ट पड़ेगा, उसको वेक्टर्स कहते हैं. किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ठीक है. अब तुम कहोगे आई जे क्या है, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप कहते हैं, जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं. तो किसी भी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, ए एक्स कोमा ए वाई कोमा ए जेड. ऐसी को एक्स कोमा वाई कोमा जेड भी लिख सकते हो. तो वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यू नो, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर आपके पास है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसा कर लेते हैं. कोई वेक्टर आपके पास ए है और कोई दूसरी वेक्टर जो आपके पास है वो बी है. ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मान लो ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है. ठीक है. अगर मैं ए के जगह पी लिख दूं और बी के जगह क्यू लिख दूं, मतलब ये वेक्टर पी है ये वेक्टर क्यू है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा पता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा. टेन फाई जो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन फाइनल क्या होगा. जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट ये वाला हो गया, तो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो फाई मान लो डायरेक्शन है, तो टेन फाई क्या होगा, तो ये पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है. अब तुम कहोगे सर कैसे, मुझे थोड़ा डिटेलिंग में बताइए ये. ठीक है. देखिए ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, यहां पे एंगल थीटा आपके पास है, तो Q का दो कंपोनेंट हो गया, एक बेस कंपोनेंट इसको कहेंगे Q cos थीटा और ये परपेंडिकुलर हो गया Q sin थीटा. यस और नो. ये रिजल्टेंट R है,
तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट p प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह रिजल्ट आएगा r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। रिजल्टेंट बेस के साथ क्या एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज द फाई, यू नो। तो tan फाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, tan फाई इक्वल टू, अगर ये q है तो हम लोग क्या लिखेंगे, q साइन थीटा, यहाँ पे इसमें क्या हो गया, q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। यस सर। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, ये p है और ये q है, तो रिजल्टेंट क्या होगी, p प्लस q, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो r मैक्स इज इक्वल टू p प्लस q। सपोज कीजिए एक वेक्टर p इधर है और दूसरी वेक्टर q इस साइड है, इस साइड है, ठीक है, तो दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते जी, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर p को इस तरह कर दो और इस q को उल्टा कर दो और यहाँ पे टच कर दो, ये क्या हो गया माइनस q। अब दोनों को ऐड कर दो तो r मिनिमम इज इक्वल टू p माइनस q व्हेन थीटा इज द 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम होती है और वो p माइनस क्यू होता है। समझ आई बातें? ये फॉर्मूला लर्न रखिएगा सारा। रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, अगर आपके पास ये एक वेक्टर a है, ठीक है, या वेक्टर r है, कुछ भी नाम रख दो, यहां पे एंगल अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, r cos अल्फा। तुमको अगर सर नहीं पता, चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना और कैलकुलेट कर लीजिएगा, कॉस अल्फा देख लेना, आप यही आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये आर साइन अल्फा होगा तो ये भी आर साइन अल्फा होगा, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो P इज इक्वल टू, यू कैन से दैट P इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, Q इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। तुमको कि नहीं सर अगर मैं आर एक्स आर वाई के टर्म में लिखना चाहता हूं तो उसको लिख सकते हो इस तरह से। अगर ये वेक्टर ए मान लो, जो सपोज करो कि ये वेक्टर आपके पास r है, you know here it is the theta, so you can say that rx is equal to r cos theta, yes or no? ry is equal to r sin theta, yes or no? Yes sir. So rx is equal to r cos theta and ry is equal to r sin theta and r equal to under root rx square plus ry square. Yes sir. दोनों का रेशियो निकाल लो, tan theta is equal to ry upon rx, ठीक है। Yes sir. नाउ अगर आपने ऐसा सॉल्व किया, इस वाले पे देखो, इस वाले फर्स्ट वाले पे डिस्कस करो, यहाँ पे अल्फा एंगल है और ये वाला बीटा एंगल है, फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूं मैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको घर में करके भी देखिएगा। सिमिलरली Q इज इक्वल टू R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। या तुमको अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ बीटा ना हो, यहाँ पे बीटा हो, ये वाला एंगल, ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, सेम थिंग। दो तरह के वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ऑफ बी है और इसको कहते हैं वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी, तो ए डॉट बी क्या होता है मैं आगे डिटेलिंग में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला सिर्फ बता रहा हूं। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो तुम क्या देख रहे हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। तो यू नो वेक्टर ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मेजर किया जाता है अगर ए नीचे है और बी ऊपर है तो। यू नो देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स आई जे एंड के, ये थ्री यूनिट वेक्टर। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप यूनिट वेक्टर है तो 1 1 cos 0 डिग्री। तुम पूछो क्यों, क्योंकि आई भी एक्स एक्सिस में है, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस में है, तो दोनों जब एक ही एक्सिस में है तो एंगल 0 हो गया।
तो cos Zero, जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपने क्या देखा, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर Yes, sir. आई और जे दोनों परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 cos 90 विच इज 0, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है। अब देखो, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप लिखते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू कॉस जीरो, सॉरी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू, ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। तुम कहोगे नहीं सर आई क्रॉस जे क्या होगा, तो इसके लिए एक रूल है, इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से सर्कल बना लीजिए और इसमें लिख लीजिए आई जे के। अब देखो आई को जे से मल्टीप्लाई करो तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, बाजू वाला हो जाता है, मतलब के कैप। ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, बाजू वाला आई कैप, ना एक लाइन से चलना है। यस सर। इसी तरह के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, यू नो दिस इज द जे कैप। लेकिन हाँ, अगर तुम अपोजिट चले या छोड़ के चले तो नेगेटिव हो जाता है। तुमको कहा सर जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो सकता है, ठीक है, तो नेगेटिव के कैप। ठीक है, उल्टा जहां एरो के अपोजिट में चला तो नेगेटिव हो जाएगा और वो वाला यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ठीक है सर। अगर दो वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू यू नो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह दूसरा वेक्टर है, वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू यू नो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होता है, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन बनाइए, ये डिटर्मिनेंट का इस तरह साइन होता है, आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। आगे मैं बताऊंगा अभी, जो भी आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो दो प्रॉपर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है डिटर्मिनेंट मेथड से दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तीन वेक्टर है ए बी सी, पहले बी को सी से क्रॉस करो और फिर ए से डॉट करो, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। तुमको कैसे ये बताता क्या है, देखो ए डॉट है तो ए कॉस थीटा, बी क्रॉस सी है तो बी सी साइन फाई। अब देखो तीन कंपोनेंट इसमें ए बी एंड सी, तो इसीलिए तीन कंपोनेंट तो वॉल्यूम बताता है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड, माना ऐसा पाइप जो पैरेलल है इस तरह से चलेगा। ठीक है। ऐसा ये पाइप है, ये ऐसे गोल जैसा इस तरह पाइप है, इसको कहता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड। अगर इसको तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो वेक्टर ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, और तीनों का क्या करो डिटर्मिनेंट निकाल दो। यू नो देयर आर द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। अगर ये ए बी सी डी है, ये किसी एक प्लेन में है या नहीं, प्लेन माना मान लो कागज है, कागज में 4 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो ये कोप्लेनर है, लेकिन 3 पॉइंट कागज में रख दिया, 1 पॉइंट हवा में रख दिया तो कोप्लेनर नहीं हुआ। यस सर। तो अगर उस कोप्लेनर है या नहीं उसको कैसे जानेंगे, तो क्या कीजिए वेक्टर ऑफ ए डॉट बी डॉट वेक्टर ऑफ बी सी क्रॉस सी डी निकालो। अगर ये 0 आ रहा है देन डेफिनेटली यू शुड से दीज आर द कोप्लेनर। अगर 0 नहीं आ रहा है तो कोप्लेनर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे cos थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस।
ओके सर। सपोज कीजिए ये 3 वेक्टर्स आपके पास है, ये ए, ठीक है, ये बी और ये सी, ठीक है। ये अगर ए है, इसके सामने वाला एंगल अगर अल्फा है, ये बी है, इसके सामने वाला एंगल बीटा है, और ये आर है, इसके सामने वाला एंगल अगर थीटा है, तो साइन लॉ क्या होता है, आर माना जो वेक्टर है और उसके सामने वाला का साइन एंगल का रेशियो, तो आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। इसी को लामीज थ्योरम भी कहते हैं। अगर यही आपके पास है, यू नो हियर इट इज द पॉइंट ए बी सी, अगर पॉइंट है या वेक्टर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये अगर ए पॉइंट है, अगर मान लो, या ऐसा करते हैं ना, आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे एंगल अगर अल्फा है और ये आपके पास ए है, बीटा है, ये एंगल अगर ये आपके पास बी है, और ये गामा है, और ये सी है। चलो अब ज्यादा इजी हो गया, ए अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। कहने का मतलब लॉ ऑफ साइंस का ही एप्लीकेशन जो है लामीज थ्योरम कहलाता है। ठीक है। लॉ ऑफ डायरेक्शन को साइन, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर ये वेक्टर ए है और इसमें यहाँ पे थ्री कंपोनेंट में देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो हम लोग 2 कंपोनेंट में तो पता है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा हो जाता है, लेकिन 3 कंपोनेंट में कैसे होगा? तो देखो इस एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको एंगल ए कहते हैं, इसको एंगल बी कहते हैं, इसको एंगल सी कहते हैं, इसी को अल्फा बीटा एंड गामा भी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ए इक्वल टू ए का एक्स पे क्या कंपोनेंट हो गया, ए कॉस अल्फा, बी में क्या हो गया, ए बीटा में ए साइन बीटा, ए साइन गामा, तीनों का स्क्वायर करके सब निकालिएगा तो इसको डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ डायरेक्शन को साइन कहते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी बॉडी को अगर थीटा एंगल से तुम फेंकते हो, ठीक है, जैसे यहां मान लो ऐसे तुमने फेंका, तो ये यहाँ पे जाके गिर जाएगी। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मान लो तुमने v वेलोसिटी से फेंका, तो 2v sin थीटा अपॉन g, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, तो h इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तब क्या होगा, साइन 91 होता है, मतलब v स्क्वायर अपॉन 2g, h max इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g। यस यस। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, r कहते हैं। v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो थीटा जब 45 डिग्री होता है तब होता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो दिस आर मैक्स इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने थीटा एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है और 90 माइनस थीटा से किसी को फेंका है, ठीक है, तो दोनों जो है सेम रेंज, दोनों की सेम होती है अगर वेलोसिटी आपका सेम है तो रेंज फॉर थीटा इक्वल टू रेंज फॉर 90 माइनस थीटा फॉर सेम वेलोसिटी। इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने यहाँ थीटा एंगल से फेंका, इसकी वेलोसिटी u थी, दूसरे बॉडी को 90 माइनस थीटा से मैंने फेंका, इसकी वेलोसिटी भी u थी, तो याद रखिएगा इसका जो रेंज मान लो r1 है, इसका रेंज अगर r2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आगे मैं प्रूफ भी करा दूंगा, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग कोई बात मानते नहीं है और करते नहीं है। एट मैक्सिमम हाइट, अगर तुमने प्रोजेक्ट किया, मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर तुमने बॉल थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, यू नो दिस इज द हाफ mv स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और लोएस्ट पॉइंट पर कितना होगा, तो हाफ mv स्क्वायर, यहां या यहां क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, और दोनों का रेशियो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तुम कहोगे नहीं सर अगर मैं इस तरह से थ्रो करूं, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर h हाइट से किसी को तुमने ऐसे फेंका है तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं। उसको नीचे आने में जो टाइम लगेगा, दिस इज द अंडर रूट 2h बाई g। तुम कहोगे कैसे, वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है सर। हम लोगों ने फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लिया, अब हम लोग इसमें डिटेलिंग में जाएंगे। इसको कहते हैं लर्निंग एंड रिविजन फॉर द डे। यू नो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं, 2 कैटेगरी होती है उसकी, एक को स्केलर्स, दूसरे को वेक्टर्स कहते हैं। यस सर। बहुत बच्चे समझते हैं कि स्केलर उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ऐसी बात नहीं है।
करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये स्केलर है। कैसे? स्केलर का जो रियल डेफिनेशन है, जो मैंने अपने बुक में भी लिखा है, Yes, sir. दोज क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड मे बी डायरेक्शन, डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, मे बी डायरेक्शन, बट दियर इंपैक्ट इज नॉट ऑन द क्वांटिटी, ठीक है। Okay. अगर करंट अगर आपके पास 2 एम्पियर है प्लस 3 एम्पियर है तो टोटल 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो a scalar quantity is one whose specification is completed with its magnitude only. डायरेक्शन का मैटर ही नहीं होता वहां पे, डायरेक्शन जो है वो इंपैक्ट नहीं डालता है। तुमको एग्जांपल बताइए, मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। Yes, sir. बट अ वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है। 2 देखो 3 + 4 जरूरी नहीं है कि 5 होगा, ये 7 भी हो सकता है। तुमको क्या सर होता ही है, 5 भी हो सकता है। तुमको क्या कैसे? ठीक है सर। अगर ये 3 है और ये 4 है दोनों, तो टोटल ऐड करके तुम क्या कर सकते हो, 3 + 4 7। लेकिन अगर ये 3 है और ये परपेंडिकुलर में 4 है, तब रिजल्टेंट क्या हो गया, 5। तो वेक्टर ऑफ 3 + वेक्टर ऑफ 4 मे बी 5 और मे बी 7, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, इसमें एंगल पे डिपेंड किया। यहाँ एंगल थीटा 0 डिग्री है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है। तो इसीलिए एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, देखते हो उसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। नाउ Yes, sir. व्हाट इज द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी बॉडी का पोजीशन बताता हो कि अभी वो कहां पे है। Yes, तो sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। Yes, sir. अगर आपको पूछा जाए कि एक बॉडी जो है यहां पे है, तो यहां का मतलब क्या होता है, यहां का मतलब उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में कुछ वैल्यू होगी उसकी। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप कहते हैं, जेड एक्सिस में के कैप कहते हैं। तो ये जो वेक्टर होगी, वेक्टर ऑफ ए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी को वेक्टर ऑफ आर भी लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं, वेक्टर ऑफ ए। अगर तुम्हें पता करना इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x - 0 तो x स्क्वायर प्लस y - 0 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहा जाता है, ठीक है। Yes, sir. अब तुमने जाना कि पोजीशन वेक्टर क्या है। देखो यहां पे एक बॉडी थी जिसका पोजीशन वेक्टर r1 था, थोड़े टाइम बाद उसका पोजीशन जो है वो r2 हो गया, तो इसका मतलब ये यहां से यहां ट्रेवल किया, इसको डेल्टा आर भी बोल सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ r2 माइनस वेक्टर ऑफ r1, यस और नो? तुम पूछे क्यों लिखेंगे, कैसे पता आपको, सपने आ रहे हैं, r2 माइनस r1 क्यों किया, r1 माइनस r2 क्यों नहीं किया? तो मेरे से फाइट करो, डिशुम डिशुम वाला नहीं, नॉलेज वाला। तो इसमें ऐसा करते हैं, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, इसमें ट्रायंगल लॉ लगाइए। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, वेक्टर में वेक्टर ऑफ ओ ए प्लस वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ओ बी, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस वेक्टर ऑफ ओ ए। तो वेक्टर ऑफ ओ बी क्या है, वेक्टर ऑफ r2, एंड हियर इट इज द वेक्टर ऑफ r1। r2 का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, वेक्टर फॉर्म में। यू नो हियर इट इज द x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब दोनों का डिफरेंस देखो यही आ रहा होगा,
x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Yes or no? Yes, sir. This is called displacement vector. ये हमें बताता है कि कोई बॉडी कहां पर और कितना डिस्टेंस पे है, उसकी डायरेक्शन कितनी है. The vector which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time is called displacement vector. Yes, sir. Now, general vectors and notation. Zero vector किसको कहते हैं? मुझे एक बात बताओ, वेक्टर ऑफ a माइनस वेक्टर ऑफ a क्या होगा? Vector of a माइनस वेक्टर ऑफ a. इसका मतलब अगर ये वेक्टर a तुम यहां से यहां गए, वेक्टर ऑफ a हुआ, और तुम रिटर्न अपने पोजीशन पे चले गए तो माइनस वेक्टर ऑफ a हुआ. Yes, sir. तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका? 0 0 होगा. 0 होगा या 0 वेक्टर होगा? 0 वेक्टर होगा. अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? कोई डायरेक्शन नहीं होगी. अच्छा, डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर वेक्टर कैसे है ये? मैं इसी तरह पूछता हूँ. मैंने हालत खराब कर दी थी बहुत सारी. मैंने कहा भाई बताइए, वेक्टर ऑफ ए, मैंने तब फिर क्या बोलते हैं, 0 होता है. मैंने कहा दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन स्केलर कैसे हो सकता है? वो भी तो वेक्टर ही होगा. दो वेक्टर को ऐड करोगे तो भी वेक्टर होगा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वेक्टर होगा. तो वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ 0. ठीक है, तो तुम मेरे से पूछो सर डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं यहां से यहां गया फिर रिटर्न अपने पोजीशन पे हो गया, तो अब बताइए मेरी डायरेक्शन क्या है? तो मेरा आंसर है डायरेक्शन तो है, लेकिन वो डिफाइंड नहीं है. कॉलेज में जब सेमिनार हो रही थी ना, तालियां बज रही थी मेरे इस सेंटेंस पे. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था. बहुत बहुत ना प्रॉपर वर्ड नहीं, बहुत टीचर लिखते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर वर्ड लिखा था. क्या? द वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शंस इज कॉल्ड 0 वेक्टर और नल वेक्टर. डायरेक्शन होती जरूर है, अनडिफाइंड है भाई. इट इज रिटन एज द वेक्टर ऑफ 0. अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ 0 वेक्टर है, वो क्या करता है? ओवरलैप करता है. इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है, नॉट नॉन टू अस, मतलब हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन होती तो है. जरूरी थोड़ी है कि जो चीज नहीं जानेंगे वो होती नहीं है, ऐसा थोड़ी है. हम लोग गॉड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन होती तो है. ये क्या है उसके, ये तो सारा रिसर्च का बात है भाई, रिसर्च की बातें हैं. चलिए, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? 0 वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन अनडिफाइंड है. यूनिट वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन भी है. अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज एन यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को ए कैप से ऐसे डिनोट किया जाता है. जो भी है, मान लो मुझे गौरव का यूनिट वेक्टर निकालना है तो गौरव कैप ऐसे लिख सकते हैं. गौरव कैप मतलब जी कैप, ये गौरव का यूनिट वेक्टर हो गया. ओके सर. देखिए किसी, अब देखो वेक्टर को ना बहुत बार हम लोग तुमको अगर सर यहाँ पे एरो साइन लिखा है, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का या ये तरीका है, या वेक्टर ऑफ ए लिख दो या इसको बोल्ड कर दो, ये भी वेक्टर ए हो गया. ठीक है, इसलिए मैंने इस पूरे में क्या यूज किया पता है, कहीं बोल्ड कर दिया, कहीं वेक्टर साइन दे दिया है, जिससे कि बच्चे को दो एकदम स्मूथ हो जाए. ये जो है ना, इसको मैं क्या पढ़ूंगा पता है, वेक्टर ऑफ ए. इसको क्या पढ़ूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए. या मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू एंड ए कैप. तो ए कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए. तो वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज एन यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. अब मैंने यूनिट वेक्टर बता दिया आपको. यूनिट वेक्टर 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं. तुमको कहे सर ऐसा कैसे? देखो पहले ऐसा हाथ करो, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे करो, ये वाई एक्सिस है, और देखो ये अगर ये एक्स है और ये वाई है, ऐसे कर दिया मैंने, और इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ये देखो ये जेड एक्सिस हो गया ऐसे. देखिए ये वाई है, ये वाला एक्स है और ये वाला जेड है. ये जेड देखो
एक्स पे भी परपेंडिकुलर है और ये वाई पे भी परपेंडिकुलर है। यस सर। तो यू नो these are called orthogonal unit vectors. The unit Okay, vectors sir. along x-axis, y-axis, and z-axis are denoted by I cap, j cap, and k cap. These are called orthogonal unit vectors. ओके सर। अगर मुझे I cap लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर ऑफ x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x. Y cap j cap लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर ऑफ y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ y. इसी तरह k cap is equal to vector of j upon magnitude of j. Now, यस सर। what is the parallel vector? Parallel vectors एक्चुअल में ये वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल कम से कम दो होंगे। तो यू नो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल अगर दोनों के पास सेम डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, उसको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। पर बहुत बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, बोलते हैं नहीं सर पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। मान लो ये एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, तुमको सर एरो है, अरे एरो है तो क्या हुआ, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना दोनों का अलग अलग है। इसको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्शन दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुमको क्या हो सकता है ना, अगर ये देखो ये दोनों एक ही जगह से ऐसे जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। टू वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा पता है? माइनस ए। इसी को एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अगर तुमने अगर ऐसे करो, पहले करो इस तरह करो, लिखो वेक्टर ऑफ ए है ये, इसको अपोजिट कर दो। ठीक है, अपोजिट ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके नहीं, मांगना नहीं है कुछ भी, देना है हमेशा। सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया हम लोगों को सोसाइटी को रिटर्न करना है। अरे मांगना नहीं है भाई, ऐसे करो तुम, ऐसे ऐसे करो उल्टा हो जाएगा। तो ये ऐसे है, ठीक है, तो इस ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे। ठीक है, अगर तुम ऐसे कर दोगे तो वेक्टर उल्टा हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं लॉजिकल बता रहा हूँ। ठीक है, तो दो वेक्टर जो है एंटी पैरेलल होते हैं अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। नाउ कॉलिनियर वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, एक मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर हैं या पैरेलल है, ये दोनों भी कॉलिनियर कहला सकते हैं और ये वेक्टर भी कॉलिनियर कहला सकते हैं। तो कॉलिनियर वेक्टर्स आर दोज व्हिच एक्ट अलोंग सेम लाइन या पैरेलल। कोप्लेनर किसको कहते हैं? मान लो एक प्लेन है, ठीक है, और यह एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर इस तरह से है, तो ये कोप्लेनर हो गया। वेक्टर व्हिच लाइज ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अब तुम कहोगे नहीं सर एक अगर यहाँ पे है और एक बाहर ऐसे निकल रहा है या एक अंदर बाहर साइड अंदर साइड जा रहा है, ऐसे समझो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, ये प्लेन है, एक वेक्टर ऐसे है, ये तो क्या ये कोप्लेनर है क्या? आंसर है नो। अगर एक वेक्टर यहाँ एक यहाँ यहाँ एक ऊपर जा रहा है तो ये कोप्लेनर नहीं हुआ। इक्वल वेक्टर्स मैंने बता दिया पहले, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। नाउ न्यू टॉपिक इज कॉल्ड लॉज ऑफ, लिख लीजिए, वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में तीन लॉ है। एक को कहते हैं ट्राइंगल लॉ, दूसरे को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड वाले को कहते हैं पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ जो है वो ट्राइंगल लॉ का ही थोड़ा एक्सटेंशन है, इसलिए हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बता देंगे। ट्राइंगल लॉ क्या है? देखो ये एक वेक्टर है, तुम कहोगे सर वेक्टर तो आपने बनाया ही नहीं, देखो मैंने डार्क किया बेटा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला होगा, इधर से इधर, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है, अगर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, माने एक ही ऑर्डर में, अगर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे ही जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो होता है क्लोजिंग साइड होता है वो अपोजिट ऑर्डर का होता है। ऐसे देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इधर से इधर, उल्टा नहीं। समझ में आई बात है? दो तीन पेन ले लीजिए और कर सकते हैं, एक पेन ऐसे रखना, एक पेन ऐसे रखना,
और ये वाला पेन ऐसे रख देना रिजल्टेंट, नीचे से ऊपर की तरफ मुंह खोल के रखना, उल्टा मत कर देना, ठीक है। तुम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। देखते हो फिगर में मैंने ऐसे डार्क करके बनाया, या मैंने वेक्टर ऐसे लिखा है, फिर यहाँ पे देखो मैंने डार्क करके लिखा है। मतलब मैं बताता हूँ, बोल्ड माना वेक्टर, ठीक है। अब तुमको सर ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, वो मैं बताता हूं। देखो यहां पे एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूं मैं, इसका नाम रख देता हूं पी क्यू एंड एस, ऐसा रख देते हैं। कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूस क्या है पी एस, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया पी एस कॉस थीटा, इसका मतलब बी कॉस थीटा। देखो यही मैंने लिखा है यहां से, यहाँ बी कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा निकाल लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी, ये क्या हो गया बी साइन थीटा। इसका मतलब बी के दो कंपोनेंट हो गए, एक बी एक्स एक बी वाई, दिस इज द बी कॉस थीटा, दिस वन इज कॉल्ड बी साइन थीटा। अब राइट एंगल ट्राइंगल लगाओ, तो कैसे लिखोगे भाई, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यही आ रहा है, स्क्वायर है, रूट लेके चले जाइए, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ आर प्लस वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। अब डायरेक्शन क्या होगी, अब जो ये वेक्टर रिजल्टेंट जो वेक्टर बना आर, वो वेक्टर ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो सपोज कर लो कॉस अल्फा वन, मैंने अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा सॉरी नॉट कॉस अल्फा, टंग स्लिप हो गया, अल्फा बना रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज द बी साइन थीटा एंड बेस इज a प्लस बी कॉस थीटा। देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अगर तुम्हें पूछा जाए एंगल क्या होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। आपको पता है जब दूसरे साइड चला जाता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ में क्या था, एक वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब इधर जा रहा है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट होता है, दोनों देखो इस पॉइंट से निकल रहे हैं। तब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, अगर ये वेक्टर आपके पास P है, ये वेक्टर Q है, तो Q के पैरेलल में ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ऑब्वियसली ये भी Q हो गया, ये वाला रिजल्टेंट हो गया। तो यू कैन से दैट रिजल्टेंट आर इक्वल टू P प्लस Q। तुमको वैसे ट्राइंगल की तरह तो है, हाँ, तुम्हें एक्स्ट्रा चीज क्या करना पड़ता है, Q के पैरेलल या P के पैरेलल तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो रिजल्टेंट हमेशा डायगोनल होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन, इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट, इस वर्ड पे ध्यान रखना, मैंने ये और ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल जो होती है वो हमेशा, ठीक है, रिजल्टेंट होता है उसका। तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। देखो ये एंगल थीटा अगर है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली थीटा एंगल होगा। तो रिजल्टेंट सेम, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। एंगल क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल बीटा हो जाए तो क्या होगा, P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। नाउ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपके पास एक वेक्टर A है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर B है, तुमको वैसे दोनों का डायरेक्शन ऐसा है तो आपने ऐसा जोड़ दिया, लेकिन अगर दोनों ऐसा नहीं होता तब, जैसे मान लो एक वेक्टर A ऐसा है और ये दूसरा वेक्टर B ऐसे जा रहा है, तो आप कैसे जोड़ेंगे दोनों को। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये वेक्टर A है, इस B का डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, तो ये क्या हो गया माइनस B, ये वाला रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ऑफ A माइनस वेक्टर ऑफ B, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ
एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो इधर इस साइड में माइनस थीटा एंगल बनेगा, तो फॉर्मूला सेम रह जाएगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यस और नो? यस सर। पॉलीगन लॉ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे देखो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर सी होगा या नहीं होगा? होगा सर। फिर यहाँ वेक्टर डी लिख दिया तो ये रिजल्टेंट ई होगा या नहीं होगा? फिर अगर ये मैंने एफ लिख दिया तो ये वेक्टर जी होगा या नहीं होगा? तो मुझे बताओ सी इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी होगा या नहीं? इसी तरह अगर मैं वेक्टर जी लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी प्लस वेक्टर ऑफ डी प्लस वेक्टर ऑफ, ठीक है, वेक्टर ऑफ ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है, प्लस एफ। मतलब सारे अगर n पॉलीगन साइड्स हैं तो सभी साइड का जो सम होता है एक ही ऑर्डर में वही रिजल्टेंट होता है, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर में ले लोगे तो जीरो हो जाएगा। अगर इसको भी अगर मैं ऐसे करूं वेक्टर ए बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी उल्टा ले लें इक्वल टू जीरो, तो ये वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज एंड साइड पॉलीगन विद ऑल द साइड्स इन द सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज जीरो। अगर कोई पूछे कि बताइए अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बताइए, सबका एरो सेम है तो मैं बोलूंगा आंसर इसका जीरो वेक्टर होगा। अच्छा ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्लोजिंग साइड होता है, वो अपोजिट ऑर्डर का हमेशा होता है, मैंने पहले भी बताया था। यस सर। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। अगर एक वेक्टर आपके पास है ए, इसको तुमने 5 नंबर से डिवाइड कर दिया तो हो सकता है 1/5 वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, लेकिन ये भी वेक्टर होगा, ठीक। अगर तुमने कहा सर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू वेक्टर ऑफ ए, हाँ भाई, या 3 इंटू वेक्टर ऑफ ए, ये भी एक वेक्टर ही होगा। द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर गिव्स अ वेक्टर। लेकिन हाँ, अगर तुम कहोगे सर वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी को डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? अरे भाई मैग्नीट्यूड को तो तुम डिवाइड कर दोगे, डायरेक्शन का क्या करोगे? डायरेक्शन कभी डिवाइड थोड़ी होता है। समझ में आई बात है? तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हो सकता है, दो वेक्टर का डिवाइड नहीं हो सकता। एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर गिव्स अ वेक्टर। नाउ दिस इज द अमरीश फंडा। देखो अगर एक वेक्टर है उसके पास इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है। अगर ये वेक्टर है, इसके इधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो मैक्सिमम होता है वो 3 ही होता है, क्योंकि 3 ही रेक्टेंगुलर डायरेक्शन होती है कि एक्स वाई जेड। तो पढ़ के सुनाइए फर्स्ट नंबर। A vector can have infinite component vectors, but the maximum number of rectangular component vector is 3. ठीक है। नेक्स्ट नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इज गिव्स जीरो रिजल्टेंट इज 2 इन वन प्लेन। हाँ, अगर ये वेक्टर ए है और तुम इसको अपोजिट कर दो तो माइनस है, दोनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर जीरो हो सकता है, मैक्सिमम तो कितने भी ले लो। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इसमें तुम देख रहे हो ए और माइनस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर सेम नहीं होता तब the minimum number of vectors of unequal magnitude which can give zero resultant is 3 if they are coplanar। अगर एक ही प्लेन में है तो तुम देखो ये रिजल्टेंट, अगर मान लो ऐसा है, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये सी है, तीनों एक ही ऑर्डर में है, तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ जीरो। यस और नो? देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, ये फॉलो नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि देखो वेक्टर ऑफ ए माइनस बी जो है ये वेक्टर ऑफ बी माइनस ए नहीं हो सकता। हाँ, प्लस हो सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ ए हो सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता है। ओके सर। If the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of the vector, अगर वेक्टर ऑफ a प्लस b
का मैग्नीट्यूड अगर a माइनस बी के इक्वल है तो दोनों के बीच कितना एंगल होगा, तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तुमको अगर सब प्रूव करके दिखाइए, तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो if the magnitude of sum of two vector is equal to the magnitude of difference of the two vectors, then angle between the two vector is 90 degree. क्लियर है? तो करके देखिएगा, प्रॉपर सॉल्व करके देखिएगा। अगर तुमको कि सर मैग्नीट्यूड नहीं, अगर a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी है तब क्या होगा, तो ये नल वेक्टर होगा। पूछो क्यों, ये a और a को कैंसिल कर दीजिए, माइनस बी को इधर लेते आइए, 2 वेक्टर ऑफ b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b इक्वल टू वेक्टर ऑफ a माइनस वेक्टर ऑफ b है, तो वेक्टर ऑफ b एक नल वेक्टर है। ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर ऑलवेज 0। अगर मान लो दो वेक्टर है, उसका कंपोनेंट ले लो और उस पर कोई परपेंडिकुलर डाल दो, तो वो हमेशा 0 होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर आर ऑलवेज 0। ठीक है। अगर एक कोई वेक्टर है, अगर उसका कोई कंपोनेंट 0 नहीं है, एनी वन, कोई एक भी अगर कंपोनेंट 0 नहीं है, मान लो ये वेक्टर ऑफ ए है, यहाँ तुमने लिखा axi कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और तुमने कहा कि सर इसमें ay जो है वो 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली वेक्टर ऑफ ए भी 0 नहीं होगा। हाँ, तीनों अगर 0 है तब 0 हो सकता है। A vector cannot be 0 if any of its component is not 0. Yes or no? Yes, sir. Next one is called product of vectors. वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखो, वेक्टर जैसे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते तो ऐसे 3 इंटू 5 को ऐसे भी लिख देते हैं, और इज इक्वल टू 3 इंटू 5, दोनों एक ही बात होती है या नहीं होती है? या ऐसे भी लिख देते हैं 3 इंटू 5, ऐसे करके लिख देते हैं, या ऐसे भी लिख देते हैं 3 इंटू 5, सबका मीनिंग एक ही होता है। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। वेक्टर को अगर a डॉट b लिख दिया और a क्रॉस b लिख दिया, तो दोनों का मतलब ही अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है मतलब। You know, products of vector, there are two types of product of vector. First one is called scalar और dot product. ये dot product है, इसी को scalar product कहते हैं। Next one is called vector product और cross product. Yes or no? Yes, sir. What are the products of vector? Obviously, you know, scalar और dot, cross और vector. स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या किसको कहते हैं? पहले इसका लॉजिक सीखो बेटा, लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये एक वेक्टर b है या a है, मान लो a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऐसे b है, अब इस एक माने इस b वेक्टर का दो कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था कि मान लो तुम लोगों के, ये सपोज करो ये बाबूजी है, तुम लोगों के बाबूजी थक के आए हैं, बोले कि बाबू ऐसा करो बेटा, हमको ना मेरे बॉडी पे जो है मालिश कर दो थोड़ी सी चढ़ के। नहीं होता है, हम लोग बॉडी में क्या कहते हैं, डाल के जो करते हैं। सपोज करो तुम इस तरह से खड़े हो गए, ये गौरव है, ये इस तरह से खड़ा हो गया, टेढ़ा होके खड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर पापा को देखो टेढ़ा होके खड़ा होगा तो पापा पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, देख लेना, क्योंकि तुम्हारी एड़ी से ज्यादा चोट लगेगा। तुम्हारा वेट वही है लेकिन वो प्रेशर ज्यादा फील करेंगे वो। तुम अगर हाथ से किसी को ऐसे दबा रहे हो, किसी को वही हाथ से मुक्का बन के दबा रहे हो, तो ज्यादा प्रेशर फील होगा। फोर्स तो सेम है लेकिन प्रेशर ज्यादा फील इसमें होगा। ठीक है, किसी को थप्पड़ से मारो, किसी को उसी को फाइट से मारो, देखना उतना ही फोर्स लगाएगा तो फाइट से ज्यादा जल्दी नाक टूटेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया, फोर्स लेकिन सेम है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो ये जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर बी है, मान लो तुम हो, तो तुम अगर मान लो पापा के ऊपर तुम ऐसे गिर गए तो पापा को चोट लगेगी यहाँ पे, यस और नो? वो डंडे पड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन चोट लग सकती है, ऐसा हो सकता है। और मान लो यहाँ पे वॉल है, ठीक है, तो अगर पापा पे नहीं गिरे
और तुम टेढ़े होके खींच रहे हो, मैंने क्या कहते हैं मालिश कर रहे हो, अचानक तुमने सीधा होने की कोशिश की तो तुमको इधर भी चोट लग सकता है। Yes, sir. तो जब तुम बेस में तुम फोर्स लगा रहे हो तो इसको बेस कंपोनेंट कहते हैं, जब तुम परपेंडिकुलर में लगा रहे हो तो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, जब बेस में होता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और जब ऊपर में होता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो तुम कहोगे सर लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक रिमाइंड करा रहा हूं कि किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के बेस कंपोनेंट पे जो इंपैक्ट पड़ता है, मतलब बेस में जो इंपैक्ट पड़ता है उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसके परपेंडिकुलर पे जो इंपैक्ट पड़ता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तुमको क्या कैसे प्रूफ करके दिखाइए, विदाउट प्रूफ में बात नहीं मानूंगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है जनाब, ये थीटा एंगल है, तो बी का यहां पे क्या हो गया, बी कॉस थीटा हुआ या नहीं हुआ, और ए ऑलरेडी यहां पे है तो ये ए बी कॉस थीटा हुआ या नहीं। Yes, इसी sir. को वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी कहते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। किसी वेक्टर का किसी बेस के वेक्टर पर जो इंपैक्ट पड़ता है उसी को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सो यू नो the scalar product of two vector a and b is the product of magnitude of a and b, देखो a और b से मल्टीप्लाई किया है, and cosine of the smaller angle between them, हमेशा थीटा स्मॉलर लिया जाता है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई एंड कोसाइन एंगल होगा। यस और नो? Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, तो यू नो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स द स्केलर, ठीक है। एंड यू नो इट इज द कम्यूटेटिव इन नेचर, वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ ए। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ वेक्टर, बहुत इजी, वेक्टर ऑफ ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वही लिखा है मैंने। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1, क्यों, देखो आई कैप डॉट आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में है, दूसरा यूनिट वेक्टर भी एक्स एक्सिस में है, तो 1 इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू एन कैप डॉट एन कैप विच इज इक्वल टू 1। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0, ठीक है। अगर तुमको मैंने अगर दो वेक्टर है दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तब क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसको एकदम याद रखिएगा, वेक्टर ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 विच इज 0। पूछो जैसे आई कैप डॉट जे कैप मतलब एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा 0, जे कैप डॉट के कैप क्या होगा 0, के कैप डॉट आई कैप क्या होगा 0, 1 इंटू कॉस 90। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है ये दूसरा वेक्टर बी है तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस पे रिजल्टेंट होगा, मतलब इस दोनों वेक्टर पर वो परपेंडिकुलर होगा, उसको वेक्टर ऑफ सी कहते हैं। तो वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। पूछो कैसे, मैं करके भी दिखा देता हूं। सपोज कीजिए ये वेक्टर बी आपके पास है, ये वेक्टर ए है, यहाँ एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बी साइन थीटा, और ये वेक्टर ए है और इसमें डायरेक्शन क्या हो गई इसका एन कैप। तो ये जो वेक्टर है ये ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। वेक्टर ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी, यस और नो? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है, और ये कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है। वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि देखो अगर ए है और ये बी है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो अगर ए ऐसा है, अगर ये बी है मतलब बी और ए, तो ये क्या हो गया एंटी नेगेटिव, मतलब एंगल नेगेटिव हो गया, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए,
ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए क्या होगा, ठीक है, बी क्रॉस ए क्या होगा, बी ए साइन माइनस थीटा। तो दोनों इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते ना। हाँ, माइनस तब इक्वल तब हो सकता है जब माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। सिमिलरली ठीक ए है। क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सेम ठीक है, वेक्टर सर। को अगर मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ ए, तो क्या होगा, ठीक है, तो दोनों के एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो ए कॉस ए साइन 0 और एन कैप, तो साइन 0 क्या हो गया, 0, तो आंसर इज 0 कैप। ठीक है, Yes, sir. इसी को ए क्रॉस ए क्या लिख सकते हैं, 0 कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0 कैप। आई क्रॉस आई, तुमको कैसे यहाँ 0 लिखे हो, कहीं 0 कैप लिखते हो, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 कैप। Yes, sir. अगर दो वेक्टर है और वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तब क्या हो सकता है, नाउ तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन 90 एन कैप। पूछो क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ए बी एन। अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप एंड बी एक्स इज वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, आई कैप डॉट, अब इसको छोड़ो, कैसे निकालते हैं, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचेगा, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला क्या होगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, यस और नो। Z, DZ. Yes, sir. प्लस के कैप, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप इंटू ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यस और नो। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आई जे एंड के आर डिपेंड्स ऑन द राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक रूल भी कहते हैं, वो बताया भी था मैंने। आई क्रॉस जे क्या होगा, के, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। अगर सेम एरो में जा रहे हो तो सामने बाजू वाला, अगर अपोजिट जा रहे हो तो मैंने क्या कहता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर तुम कहोगे नहीं सर जे क्रॉस आई क्या होगा, तो मैं बोलूंगा माइनस के कैप। Yes, sir. जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, बट के कैप I क्रॉस जे minus कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। minus I. Next one is called vector triple product. Vector of A cross vector of B plus cross vector of C equal to B into A cross C minus C into A cross B. इसका मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेक्टर ऑफ बी डॉट ए क्रॉस सी माइनस वेक्टर ऑफ सी डॉट ए क्रॉस बी, यस और नो। Yes, sir. ओके, दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसको कहते हैं, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर एक्स और वाई एक्सिस की बात करें तो इसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, इसको वाई कंपोनेंट कहेंगे। Yes, sir. अगर 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, तब कैसे लिखेंगे, वेक्टर ऑफ ए का 3 कंपोनेंट होगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। कहने का मतलब उस वेक्टर का इंपैक्ट उस तीनों एक्सिस में ए एक्स ए वाई ए जेड की तरफ पड़ेगा। तो जब किसी एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं हम लोग उसके कंपोनेंट में, या यू कहो कि मोर देन मतलब मोर वेक्टर्स के फॉर्म में डिफरेंट डायरेक्शन में जब रिजॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस को ही रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं।
You know, the Yes. process of splitting of a single vector into two or more vectors in different directions is called resolution of a vector. देखिए यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए है, सपोज करो, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा ax, दूसरा होगा ay. तो वेक्टर ऑफ ax इज इक्वल टू, यू कैन राइट ax I कैप. तो ये a जब है तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, a cos थीटा, मैंने बताया भी था, और वो मैंने करके भी देख सकते हो, नहीं होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया. cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इनटू cos थीटा, हमने a cos थीटा हो गया. तो a cos थीटा I कैप, दिस इज द अलोंग x डायरेक्शन. I कैप का मतलब क्या हो गया कि अलोंग x डायरेक्शन है ये. सिमिलरली वेक्टर ऑफ ay इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ay j कैप, इधर क्या होगा, दिस इज द a sin थीटा. So I can write here ay is the a sin theta and j cap is the direction, and you know this is the along y direction. Yes or no? Yes. तो अगर हमें वेक्टर ऑफ a लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ax इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax I कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ay j कैप इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. तुम कहोगे सर नहीं समझा, तो इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज द 1. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. क्लियर है? यस यस. tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ay अपॉन ax. तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ay अपॉन ax. यस और नो? यस सर. तो यहाँ पे ax जो है ये a का रिजोल्यूशन है, ay जो है वो a का रिजोल्यूशन है. ax एक्स एक्सिस के अलोंग है, ay जो है y एक्सिस के अलोंग है. Yes, sir. ax is the a cos theta and you know ay is the a sin theta. Yes, sir. Next topic is called relative velocity. अगर आप ऐसे चल रहे हो, यहाँ पे ऐसे नॉर्मली प्लेन सरफेस पे आप जा रहे हो, अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड है आपकी, या 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो सामने वाला बंदा, मन कोई भी खड़ा बंदा है तो उसको लगेगा कि 10 किलोमीटर पर आवर से तुम जा रहे हो. Yes, तुम sir. ट्रेन के ऊपर, जो ट्रेन 20 किलोमीटर से इधर जा रही है और तुम ट्रेन के ऊपर जो है 10 किलोमीटर से जा रहे हो, तो नीचे जो बंदा बैठा हुआ बाहर है, वो ट्रेन की स्पीड प्लस तुम्हारी स्पीड, दोनों की स्पीड का सम दिखेगा उसे लगेगा 30 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं. ऐसा कब लगेगा, जब ट्रेन इधर जा रही है, तुम्हारा डायरेक्शन इधर होगा. Yes, sir. तो तुम कहोगे सर ये कैसे आप कर लिया, आपने जो प्लस कर दिया फिर कभी माइनस कर दोगे, कैसे कर दोगे, इसको डिटेलिंग में बताइए. तो यू नो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. इसके लिए मैंने एक छोटा सा बताया भी था, फुटलाइन बताया था मैंने, कि अगर तुमने किसी को पत्थर फेंका, पैदल जा रहे हो, तुमने पत्थर फेंका 10 किलोमीटर पर आवर से तुमने पत्थर फेंका, तो उसको क्या चोट लगेगा, 10 किलोमीटर पर आवर से उस पत्थर से चोट लगेगा. लेकिन तुम ट्रेन पे बैठ के पत्थर छोड़ रहे हो, साइकिल चलाते हुए फुल स्पीड से, तब तुम उसी स्पीड क्या कहते हैं पत्थर फेंक रहे हो, तो तुम्हारी बाइक साइकिल की स्पीड प्लस तुम्हारा पत्थर का स्पीड, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. इसका मतलब क्या है कि पोजिशन के बेसिस पर चेंज अगर आ जाए वेलोसिटी में, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. इसके बहुत सारे केसेस मैंने लिखे हैं. अगर दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी और दोनों एक ही लाइन में, एक ही पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. देखो ये इधर जा रहा है ए और ये बी इधर जा रहा है. ए की वेलोसिटी जो वी है और बी की वेलोसिटी वी बी है. मान लो यहां से कोई बंदा उसको देख रहा है, ये अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसको क्या लगेगा कि दोनों की वेलोसिटी ऐड होती जा रही है. लगेगा कि वो दोनों की वेलोसिटी से डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच का जो दूरी बढ़ता जा रहा है इन दोनों के वेलोसिटी के सम का.
तो वेक्टर ऑफ वी बी ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ वी बी माइनस माइनस वेक्टर ऑफ बी ए, मतलब डायरेक्शन चेंज कर है, इसीलिए हम लोग एक साइन अपोजिट कर देते हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तुमको कि सर अगर आपको वी ए बी लिखना होता तब क्या करते हैं, मतलब इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तब मैं क्या लिखता पता है, वेक्टर ऑफ वी ए माइनस माइनस वेक्टर ऑफ बी बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ वी ए प्लस वेक्टर ऑफ वी बी। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, नीचे वाला हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, बी किस स्पीड से जा रहा है ए के रिस्पेक्ट में, और ए किस स्पीड से जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में। यस सर। हाँ, दोनों का सम यहाँ सेम आ रहा है, वो अलग बात है। तुम कहोगे अगर Yes. दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता, सेम डायरेक्शन में जा रहा होता, तब अगर ये वी ए जा रहा है, मतलब ए जा रहा है वी ए वेलोसिटी से और बी पीछे से जा रहा है और मुझे वी ए बी निकालना है, तो देखो जो बाद में लिखते हैं उसमें से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, वी वेक्टर ऑफ वी बी माइनस वेक्टर ऑफ वी ए। यस सर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, वैसे पढ़ना। ओके सर। नाउ क्रॉसिंग द रिवर, अगर हम लोग रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कैसे एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, कैसे यूज करेंगे। यस सर। हमें ऐसा करना है कि दो बातें हैं कि रिवर जब क्रॉस करना है तो मेरे पास दो आइडिया है, या तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करें या हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम लें। तुमको सर दोनों एक ही बात तो हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो टाइम भी शॉर्टेस्ट होगा, पर यहां ऐसा जरूरी नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि अगर मैं यहां ओ पॉइंट पर हूं तो मुझे बी पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर रिवर इधर फ्लो कर रहा है इस साइड में, अगर मैं इस ऐसे एस ओ से बी की तरफ जाऊंगा तो बी पे नहीं, मैं आगे पहुंच जाऊंगा जाके। अगर मुझे बी पर पहुंचना है तो ए की तरफ जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तब मैं बी पर पहुंचूंगा। To cross the river over the shortest distance, to cross the river straight, the man should swim upstream making an angle of theta with OB. ठीक है, तो अगर ये मैन का वेलोसिटी है vm और ये रिवर की वेलोसिटी है vr, तो ट्राइंगल लॉ से ये वाला क्या हो गया, vmr, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यस और नो? यस सर। अब अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तुम मेरे से फाइट कर सकते हो कि सर साइन थीटा क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, टेन क्यों नहीं लिया। भाई हमारे पास गिवन दो ही है, एक है वीएम और एक है वीआर। वीएमआर तो बाद में रिजल्ट आया है, वो जब सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वीआर अपॉन वीएम। अगर मुझे बी पॉइंट पर पहुंचना है तो हमारा एंगल क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वीएम। इसका मतलब है रिवर की वेलोसिटी कितनी है और उस मैन की वेलोसिटी क्या है, उस दोनों का जो रेशियो होगा साइन में वो थीटा देगा। अब तुम कहोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो वी एम आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यस और नो? यस सर। तो अगर कोई पूछे कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिवर में क्रॉस करना है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर होगा वी एम आर इक्वल टू अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। आपका उस टाइम पे एंगल क्या होना चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम। ये किसके लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, एकदम याद रख लीजिएगा। ठीक है सर। तुम्हें पूछा जाए टाइम कितना लगा ट्रेवल करने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव वेलोसिटी। इफेक्टिव वेलोसिटी मतलब वीएमआर,
तुम कहोगे सर मैन का स्पीड तो वीएम था, लेकिन रेन ने उसमें रिवर ने भी तो उसको सपोर्ट कर दिया, तो इसीलिए डी अपॉन एम आर लिखा मैंने। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, डी इज इक्वल डी अपॉन अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यस और नो? यस सर। ये सब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। नाउ टू क्रॉस द रिवर इन पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम, अब टाइम कह रहा है शॉर्टेस्ट। तुम कहोगे सर क्या हम लोग सीधा सीधा नहीं जा सकते? नहीं, सीधा सीधा जाने की कोशिश करेंगे, अगर ओ से इधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या होगा, रिवर इधर लेके चला जाएगा। हाँ सर। तो लेकिन यहां हमें क्या करना पड़ेगा कि वाटर के साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, फाइट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा वाटर उधर से वाटर आ रही है, हम लोग डायरेक्शन देते जा रहे हैं, हम लोग जगह पे पहुंच जाएंगे। यस सर। इसका मतलब वही वाटर हमें क्या करेगा, सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, जिससे टाइम हमारा सेव हो जाएगा। हाँ सर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि झगड़ा करोगे तो तुम डिस्टेंस भले कम ट्रेवल करोगे लेकिन तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ सर। नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस में देखो, तुम डिस्टेंस कम ट्रेवल किए, झगड़ा में तुमने टाइम बिता दिया भाई, तुमको स्ट्रगल करना पड़ा है। और यहां पे क्या है, टाइम जो है वो कम लग रहा है। टाइम कब लगेगा, अगर तुम उसके झगड़ा को तुम सपोर्ट में कन्वर्ट कर दो, भाई चलो सपोर्ट कर लेते हैं, झगड़ा नहीं करते हम लोग। अगर मुझे ओ से ए पॉइंट पर जाना है, ठीक है, माना क्या कहते हैं, हमें उस पार जाना है, तो हमें ओ से ओ ए की तरफ जाएंगे। मैन शुड गो अलोंग ओ ए, तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, बी पर पहुंचेंगे, उस साइड में पहुंच जाएंगे। Vm is the velocity of man, Vr is the velocity of river. So this is the result, VMR. Yes or no? तो अब इसमें देखो, इन ट्राइंगल OAB क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर है और बेस है, मतलब tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OA, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यू नो दिस इज द VR अपॉन VM। अगर आपको टाइम कम लगाना है तो आपका एंगल क्या होना चाहिए, tan इनवर्स VR अपॉन VM होना चाहिए, जबकि रिवर की का जो डिस्टेंस है वो सेम है तो भी। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, VMR इक्वल टू, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अंडर रूट VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। पीछे देख रहे थे वेलोसिटी माइनस हो रहा था, इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर सम हो रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। यस सर। कितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने में इधर से इधर इसको, तो टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है यहाँ से ओ से बी तक, क्योंकि आपने ट्रेवल जो है ओ बी किया है, डी नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुक जाओ, दोनों का रेशियो ऑलरेडी सेम होता है इसमें, इसलिए ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, अपॉन VMR इज इक्वल टू, अब देखो यहां से यहां D है और यहां से यहां X है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, अंडर रूट X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये VM है, ये VR है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यस और नो? यस सर। बोट विल रीचिंग द पॉइंट B इंस्टेड ऑफ A, ठीक है, उसको A पे चलना था लेकिन वो A पे नहीं B पर पहुंचेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द VR अपॉन VM इज इक्वल टू X अपॉन D। तो वो कितना डिस्टेंस आगे चला गया, तो X इज इक्वल टू यू नो D इंटू VR अपॉन VM। ओके सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, न्यू टॉपिक लिखिए, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, टाइम t1 पर, थोड़े टाइम बाद t2 टाइम पर वो बी पर पहुंच जाता है। मान लो 10 बजे यहाँ, 11 बजे वहां पहुंच गया जी, 10 बजे t1 हो गया और 11 बजे t2 हो गया, दोनों के बीच का 1 घंटा डिफरेंस आ गया। OA जो है, O से लेकर इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, OB का पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है।
Yes, sir. तो अगर मुझे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो हमने क्या कहा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1। इसी को हम लोग वेक्टर ऑफ R भी लिख सकते हैं, इसी को वेक्टर ऑफ DR भी, डेल्टा R भी कह सकते हैं हम लोग, डेल्टा R लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा R इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ R2 माइनस R1, दैट इज द X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप। ये 2D था इसलिए ऐसा लिखा, 3D होता तो Z2 माइनस Z1 J K कैप भी मैं लिखता। यस और नो? Yes, sir. अगर ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है, सपोज करो वेक्टर ऑफ V जो है Vx I कैप प्लस Vy J कैप है, ठीक है। Yes, sir. इनिशियली मान लो उसका वेलोसिटी जो था V नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, V नॉट एक्स आई कैप प्लस V नॉट वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x नॉट प्लस, ठीक है, Vxt, या y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y नॉट प्लस Vyt, ठीक है। तो इन सबको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अगर मैं x लिख दूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अगर उसने पहले कुछ डिस्टेंस टेबल करके रखा है तो x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। इसी तरह y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ax i कैप प्लस ay j कैप। ये प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, 3D की बात नहीं कर रहा। Okay, sir. नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दो, उसमें इंजन लगा नहीं होना चाहिए, कोई मशीन लगी नहीं होनी चाहिए, फ्रीली उसको गिरने के लिए दे रहे हैं। तो इसमें दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक जो तुमने फेंका और एक ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है। तो ऐसे बॉडी को, ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो मैंने लिखा है डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट विच वंस प्रोजेक्टेड इन अ गिवन डायरेक्शन विद गिवन वेलोसिटी then free to move under gravity alone is called projectile and the motion is called projectile motion. Yes, sir. इसको अच्छे से बताता हूं, तुम लड़कों के लिए बता रहा हूं मैं। छत पे जाके क्या करना, ठीक है, खुला छत देखना, कहीं कोई लोग ना रहे, छत के कॉर्नर पे खड़े होके सुसु करो, ऐसा करना नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो किसका एग्जांपल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल होगा। क्यों भाई, ये छत है, यहाँ पे थोड़ा छत निकला हुआ, यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ से सुसु किया, तो सुसु देखो ऐसे, देखो सुसु ऐसे नहीं जाएगा, सुसु क्या होगा, इस तरह से जाएगी, क्योंकि आपके सुसु के एवरी ड्रॉप पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, एक ग्रेविटी इधर लग रही है, एक इधर लग रहा है, ग्रेविटी इधर लग रही है, इसका रिजल्टेंट देखो ऐसा ऐसा करके यहाँ पे पहुंचेगा। थोड़ा चीप सा एग्जांपल है लेकिन है। इसको तुम दूसरे तरह से कर सकते हो, पिचकारी ले लो, ठीक है, यहाँ पे होली होली में आप लोग देखते हैं पिचकारी लेके यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स तुम ऐसे लगाते हो, तो क्या होता है, देखिए आपने ऐसे एक फोर्स लगाया है, एक वेलोसिटी इधर हो गई, या यू को एक एक्सीलरेशन इधर हुआ, एक डाउन में है, ग्रेविटी लग रही है, दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ। फिर यहाँ पे देखो ऐसे है, फिर ये ऐसे है, रिजल्टेंट ये हुआ, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, रिजल्टेंट ये हुआ, ऐसा करके फाइनली देखो वो कैसा पाथ दिख रहा है, ऐसा पाथ दिख रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, इसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। The path described by the projectile is called trajectory. Yes or no? Yes, sir. Sir. Suppose a particle is projected an angle theta. अगर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए, देखो प्रोजेक्शन दो तरह से तुम कर सकते हो, दो तरह से तुम कर सकते हो। एक इस छत से यहां ऐसे फेंक दो, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां नीचे से ऐसे थ्रो कर दो, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन एट एन एंगल। यस और नो? यस सर। यहां पे हमने प्रोजेक्शन एट एन एंगल किया, यहां पे हमने u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर थ्रो किया, मैंने इसी को लैंग्वेज में लिखा है,
Let a particle is projected at angle theta from the ground with initial velocity u. देखिए मैंने लिखा है यही। Yes, तो sir. u के दो कंपोनेंट हो गए, ux इज इक्वल टू, मैंने एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में, तो ux इज इक्वल टू क्या Yes. होगा, u cos थीटा, Yes, uy इज इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा। Yes, sin theta. एक्स एक्सिस में जो एक्सीलरेशन होती है वो जीरो होती है, क्योंकि आपने ऐसे फेंका है तो एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन जीरो है, लेकिन वाई एक्सिस हाँ। में एक्सीलरेशन क्या है, माइनस जी, क्योंकि नीचे से ऊपर तुम जा रहे हो। जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो ए वाई क्या होता है, माइनस जी होती है, Minus G. ऊपर से जो है Yes, प्लस sir. जी होती है। Yes, sir. तो आपने फॉर्मूला डराइव किया होगा, वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ठीक है, यहां से यहां तक जो जा रहा है, ये ओ से ए होते हुए बी पर जो जा रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा, Yes, sir. ठीक है, यू नो y इज इक्वल टू एक्स टेन। तुमको मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। पहले क्या करना, इससे x एक्सिस में वैल्यू निकाल लेना, इससे टाइम निकाल के फिर y एक्सिस वाला में निकाल के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपने अच्छा, डराइव yes. भी किया होगा, ठीक है। Yes, sir. यहां मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? हाँ, sir. एकदम याद कर लीजिएगा ये, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्टिकल हाइट क्या होगा, नीचे से ऊपर तक जो हाइट है जिसको एडी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब क्या हो गया, आर ओ बी, ओ से लेकर बी तक डिस्टेंस, तो u इंटू टोटल टाइम, ठीक है। तो अब तुम कहोगे सर टाइम तो हमें अभी पता ही नहीं है, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ठीक है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी इंटू यू, टू यू स्क्वायर साइन, रुक जाना, यहां तक यू एक्स टी। अब यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यू कॉस थीटा, टी के जगह क्या लिख दिया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। Yes, sir. तो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। Y equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. वर्टिकल हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा, H equals to u square sin square theta upon 2g. टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ये पूरा टाइम होता है T- कैपिटल टी, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां को कहते हैं स्मॉल टी, यहां से यहां स्मॉल टी, इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ना, Time of descent. और उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल को कहते हैं कैपिटल टी, विच इज द टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू यू एक्स टी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यस और नो? Yes, yes, sir. मैक्सिमम रेंज कब होगा, ठीक है, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब 1 होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ऐसा कब होगा, जब साइन 90 डिग्री होगी, तो इसका मतलब 2 थीटा 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 अपॉन 2, मतलब 45 डिग्री होना चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज अकर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यस और नो? Yes, sir. और ये मैक्सिमम रेंज जो होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, आर एम एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन टू थीटा के जगह 1 पुट कर दीजिए, दिस इज द यू स्क्वायर अपॉन जी। नाउ न्यू टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम हाइट h। देखो यहां पे हाइट h पर तुम हो, और यहां से तुमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया है, क्लियर है? Awesome. Let a particle be projected in horizontal direction with speed u from height h। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, उसी तरह फॉर्मूला लगा दीजिएगा,
ठीक है, पहले देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला लगा देना, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, फिर y इक्वल टू निकाल लीजिएगा और x वाला सा t निकाल के उसमें y वाले में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, सॉरी गलत लिखा मैंने, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर किसका इक्वेशन होता है, पैराबोलिक पाथ का। पैराबोलिक पाथ। यस सर। टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है, दैट इज द u इनटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर है। अब मुझे किसी इंस्टेंट पे यहां पे वेलोसिटी पता करना है या यहां पे करना है, उसको कहते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी एट इंस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये यहाँ पे गिर रहा है और बीटा एंगल अगर बना रहा है, मान लो ये बीटा एंगल अगर बना रहा है, तो क्या लिखेंगे, टेन बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो इज इक्वल टू y कंपोनेंट क्या है gt, x कंपोनेंट क्या है u, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स gt अपॉन u। कितना इजी है बताओ, नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो किसी भी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तुम लोग जानते होगे, मान लो कभी यहाँ पे हाईवे से कोई कार वगैरह एक्सीडेंट होकर गिर रहा है, हमें पता करना है कि अभी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ क्या होगी, जमीन पर किस वेलोसिटी से गिरी होगी, वो सब हम लोग पता लगा सकते हैं। नाउ न्यू टॉपिक इज यार, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन अप एन इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब है कि तुम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये कैपिटल एक्स जो है ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, यहां से मैंने थ्रो किया u वेलोसिटी से, और ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि लेट अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड u फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल, ठीक है, अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, देखो, एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मेक एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइन प्लेन। ग्राउंड से वो अल्फा एंगल बना रहा है, वो प्लेन, ठीक है, और प्लेन से थीटा एंगल पर हम लोगों ने थ्रो किया है। समझ आई बात? हाँ सर। तो जब हमने थ्रो किया तो एक्सीलरेशन किसी पॉइंट पर क्या होगा, देखो यहाँ अल्फा एंगल है, तो अगर मुझे यहाँ एक्सीलरेशन निकालना है तो दो कंपोनेंट इसका होगा, एक ax होगा एक ay होगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे अल्फा एंगल है, तो ay क्या हो गया, g cos अल्फा, क्योंकि ये कंपोनेंट है, और ये क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा। क्लियर है? यस सर, यस सर। और ग्रेविटी क्या लगेगी, डाउन में लगेगी। तुमको अगर सर मैं नहीं मानना चाहता हूं तो मेरे से फाइट कर लो कि सर ना क्लियर नहीं हुआ, बताइए मुझे कैसे। देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है, यस और नो? यस सर। क्लियर है? यहाँ पे देखो ग्रेविटी जब नीचे लग रही है, ये अल्फा एंगल है, तो ये इंक्लाइन प्लेन के साथ जब अल्फा एंगल बना रहा है तो ये वाला भी अल्फा हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक बार एक जी कॉस अल्फा, एक बार जी साइन अल्फा। यस सर। तो ए वाई इक्वल टू जी कॉस अल्फा एंड ए वाई एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा, क्योंकि डाउन की तरफ डायरेक्शन है उसका। ठीक है, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो यू नो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g के जगह क्या लिख देंगे, g साइन अल्फा। इस फॉर्मूला में सारा चीज सेम रहता है, g के जगह हम लोग g साइन अल्फा पुट कर देते हैं या g cos अल्फा पुट कर देते हैं, जैसा रहता है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो h इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। अब तुम पूछो सर ऊपर तो आपने जी साइन अल्फा पुट कर दिया, नीचे कॉस अल्फा क्यों, क्योंकि बॉडी डाउन की तरफ जा रही है। यस सर।
हाइट मतलब वाई एक्सिस में जहां जहां बात होगी, जहां जहां जी लगेगी वहां पे जी कॉस अल्फा लिखेंगे। एक्स एक्सिस में जहां बात होगी वहां पे जी साइन अल्फा लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? यू नो आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। मैक्सिमम रेंज कब इसमें होगा? जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म जो है, ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा प्लस पाई अल्फा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जब सॉल्व करोगे बड़ा लंबा सा, तब थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 आएगा। अगर तुम अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तब क्या होगा? तो आर मैक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थीटा के जगह में पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। जब इनक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब डाउन की तरफ करते हैं तो यहां देखो माइनस जी जो हो जाता है, तो क्या लिखेंगे? आर मैक्स, आर मीन इज इक्वल टू, नहीं मैक्स ही होता है, आर मैक्स डाउन इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। समझे मेरी बात? हाँ सर। मैं फिर से तुमको कहिए आता कैसे है? ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, ये सब सारा प्रूफ भी कराया था मैंने। यहां मैं फॉर्मूला लिस्ट कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, और थोड़ा थोड़ा प्रूफ दे रहा हूं मैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, मतलब अब क्या है, हमें नीचे की तरफ फेंकना है। ये देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये डाउन की तरफ है, अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से वो बना रहा है, और हमें क्या करना है? नीचे की तरफ फेंकना है। मान लो ओ पॉइंट से हमने फेंका, और किधर? इधर यू वेलोसिटी से फेंका, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे करके ऐसे थ्रो करेगा नीचे। ठीक है। तो जब नीचे करेगा तो जी के दो पार्ट होंगे। दिस इज द, यू नो, फर्स्ट वन इज द जी कॉस अल्फा, हियर जी साइन 90 माइनस अल्फा, और हियर जी कॉस 90 माइनस अल्फा। और जी कॉस 90 माइनस अल्फा तो क्या हो गया? जी साइन अल्फा। ठीक है। तो यू नो द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज और प्लेन इज अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, मतलब यहां से यहां की तरफ आएगा? इसको डराइव करके रखा है मैंने, आपको याद कर लेना है। टू यू, और मैंने प्रूफ कराया भी था उसमें मेन कोर्स में। यहां आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। हॉरिजॉन्टल रेंज इस केस में क्या होगा? तो यू नो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होता है जी कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी, जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये थोड़े से टफ फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं आपको, पहले इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छा से। बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन का क्या फॉर्मूला होगा? G equals to 2u sin theta plus alpha upon g cos alpha. हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू R equals to u square upon g cos square alpha sin 2 theta plus alpha plus sin alpha. नाउ ये पूरा लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इसके लिए मैं पहले से बता भी चुका हूं कि एपीएफ जो है, अमरेश प्रेप फॉर्मूला मैंने डेवलप किया है, जिससे आपका पर्सनल प्रिपरेशन इंडिकेटर इसका नाम दिया गया है, कि कैसे आप पढ़ रहे हो, कितना आपका तैयारी चल रहा है, वो इससे पता लगेगा। इसमें एक्सरसाइज में मैंने जो एचपीएस दिया हुआ, दूंगा मैं, या दिया होगा या देंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हैं उसको एक्स लेट कर लो, आपने कितना अटेम्प्ट कर पाया उसको वाई लेट कर लीजिए, करेक्ट आंसर कितना है विदाउट रेफरिंग द सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन, जेड लेट कर लीजिए। एक्यूरेसी लेवल निकालना हो तो जेड और वाई का रेशियो निकाल के इंटू 100 कर दीजिए। प्रेप लेवल निकालना हो तो जेड अपॉन एक्स इंटू 100 कर दीजिए। और अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 85% से ज्यादा है तो इसका मतलब है सब कुछ अच्छा चल रहा है।
प्रेप लेवल जो है अगर 75 से चल रहा है तो सुपर चल रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब वो 85 या 75% मेंटेन रहना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है सर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अमरेश क्वेश्चंस, मेरे टाइप के क्वेश्चंस, मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन और वो हम लोग प्रूव कराएंगे और सॉल्व करेंगे। Yes, sir. टिल देन बाय, as well as best of luck. Yes, sir.